Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home as we also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 10 lesson number 3rd and lesson name is applied history. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is इंडियन म्यूजियम कोलकाता. उसके नीचे वाला पॉइंट देखो, वो पैराग्राफ पूरा हो चुका था. पेज नंबर 20 देखो, ओपन करो पेज नंबर 20 और ये वाला जो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता ये पूरे का पूरा कंप्लीट हो चुका था. इसके नीचे वाला जो भी ये पॉइंट है ये रिमेनिंग थे हमारे. यहाँ से यहूरी फील्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10 date today's date 6 October 2020. Okay, subject history. Third lesson name is applied history. Okay. Look at the textbook and listen carefully. Yehuri period mention her requires expert personnel with specialized skill. देखो कि ये जो फील्ड होती है, हिस्ट्री की जो फील्ड होती है, हिस्ट्री में जो मोन्यूमेंट्स बनाते हैं हम, जो भी केव बनाते हैं, जो हाउस का मेजरमेंट लेते हैं, इसके लिए क्या होना चाहिए? स्पेशल एक हमें क्या होना चाहिए? पर्सनल विद द स्पेशलाइज्ड स्किल होनी चाहिए. तो कौन कौन सी स्किल होती है देखते हैं. फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूजियम क्यूरेटर्स, सोशियोलॉजिस्ट, आर्क्यू मैनेजमेंट प्रोफेशनल, लीगल एक्सपर्ट स्किल. तो देखो ये स्किल फोटोग्राफर्स एक्सेट्रा, या हर सेक्टर में हर फील्ड में अलग अलग ये हमारे पास क्या होनी चाहिए? स्किल होनी चाहिए. उसमें डीप नॉलेज होना चाहिए. तभी जाकर अगर इंजीनियर किया तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए. उसके बाद आपने अगर आर्किटेक्ट किया तो उसका डीप नॉलेज होना चाहिए. आर्कियोलॉजी का डीप नॉलेज होना चाहिए. म्यूजियम कैरेक्टर्स का डीप नॉलेज होना चाहिए. तभी जाकर उस फील्ड में हमें क्या मिलती है? जॉब मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हर फील्ड में हमारे पास डीप में स्किल होनी चाहिए, डीप में नॉलेज होना चाहिए. ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट. द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मेनी मोर फील्ड इज रिक्वायर्ड. और इसीलिए इस फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं उसको रिक्वायर्ड होती है, जॉब के लिए रिक्वायर्ड होती है. हर किसी को आप अपने हिसाब से, जैसे कि उसका जैसा डीप नॉलेज है, उस डीप नॉलेज के हिसाब से उसको क्या मिलता है? उसमें उसको जॉब मिलती है, उसमें वो एम्प्लॉय होता है. ओके, द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम मेनी मोर फील्ड इज रिक्वायर्ड. दीज एक्सपर्ट्स नीड टू हैव द एक्यूरेट नॉलेज of the ancient site and historical background of the structure, remains and artifacts. तो देखो इसमें क्या होना चाहिए? एंशिएंट साइट में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, उसमें अगर कहाँ पर भी हमें पेंटिंग करना है, कुछ तो उसका मेजरमेंट बनाना है, उसके बारे में कुछ बताना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें डीप नॉलेज होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए. तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं? उसको अपॉइंटमेंट कर सकते हैं. Project in the field of applied history can create the various opportunity for this professional. और ऐसे प्रोफेशनल को क्या होती है? एक अपॉर्चुनिटी होती है. जिस फील्ड में अगर वहां पर कोई वर्कर चाहिए और उसको वो इस फील्ड का ही चाहिए, तो उसका अगर उसको डीप नॉलेज हुआ तो उसके थ्रू उसको क्या कर लिया जाता है? वहां पर अपॉइंटमेंट की जाती है और उसको जॉब मिल जाती है.
In this lesson, we learn about the role of applied history in public training programs for understanding the importance of history, for creating social awareness regarding the conservation, preservation of our culture and natural heritage. देखो हमारा जो कल्चर है और नेचुरल कल्चर है, इसका क्या करना चाहिए, हमें कंजर्वेशन करना चाहिए और प्रिजर्वेशन करके रखना चाहिए। जैसे कि हमारे रायगढ़ फोर्ट, उसके बाद दौलताबाद फोर्ट, अजिंठा केव, घृष्णेश्वर टेम्पल, बीबी का मकबरा और ताजमहल, ऐसे जो भी है हमारे पुराने जो भी नेचुरल हिस्टोरिकल है, जो कोई बिल्ड किए वाले है मैन बिल्ड, तो उनका भी हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करके रखना चाहिए। टू एनहेंस द प्रोफेशनल स्किल ऑफ पीपल एंड द डेवलप इंडस्ट्रियल कमर्शियल फील्ड। तो देखो कि पीपल की अगर स्किल अच्छी रही, प्रोफेशनल स्किल अच्छी रही, तो उसको इंडस्ट्रियल में उसका डेवलपमेंट हो जाता है। टू कैरी आउट द प्रिपरेटरी वर्क एंड प्लान फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ हेरिटेज प्रोजेक्ट, और ये हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए उसका इम्प्लीमेशन हो जाता है, एक्सेट्रा। इट इज इसेंशियल टू अवॉइड vandalizing of a historical and public place and the issues that they are preserved for the benefit of a future generation। तो देखो यहाँ पर वैंडलिज्म मतलब क्या है कि उसको तोड़ देना, वहां पर क्रैक कर देना। तो ऐसा जहां पर जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसको क्रैक नहीं करना चाहिए, वहां पर कुछ गंदा गंदा नहीं लिखना चाहिए। जिस हम हिस्टोरिकल प्लेस को क्या करते हैं, विजिट देते हैं, तो कोई बच्चे या कोई जेंट्स लेडीज जो भी है वो क्या कर देती है, वहां पर कुछ तो अलग से राइट कर देगी, कुछ तो क्रैक कर देंगी। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले जो इंग्रज लोग थे ना, उन्होंने बहुत सारा पहले डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारे जो भी नेचुरल मोन्यूमेंट थे उनका बहुत डिस्ट्रॉय था। जैसे कि रायगढ़ फोर्ट आपने अगर देखा होगा तो देखो, वो रायगढ़ फोर्ट जो था ना पहले, वो उसको ब्रिटिश ने बहुत सारा क्रैक करके रख दिया है, बहुत सारा तोड़ दिया है उसको। वहां पर जैसे उसकी पहले बिल्ड हुई थी वैसे वो ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि उस समय ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मुगल, इन लोगों ने क्या कर दिया था उस समय कि उसको क्रैक करने का काम कर दिया था। इसलिए वो हमें देखने के लिए उतना ग्रेटर नहीं मिलते। मगर जो भी अभी रिमेनिंग है उसको संभाल के रखना वो हमारा एम बनता है। ओके, तो इसमें देखो, इट इज द इंटरेस्टिंग टू नो, यहाँ पर एक ऊपर एक बॉक्स दिया वाला है पेज नंबर 20 पे देखो, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो आर्काइव द प्रिजर्व एंड स्टोर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स। आर्काइव में क्या किया जाता है, जो ओल्ड डॉक्यूमेंट है उसको स्टोरेज किया जाता है। आर्काइव मतलब एक लाइब्रेरी जैसा होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड ओल्ड फिल्म, तो उसमें क्या क्या होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, जो ओल्ड फिल्म बने वाली है उसकी कैटेगरी के हिसाब से उसको डिवीजन करके उसका भी स्टोरेज किया जाता है। द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज इन द न्यू दिल्ली, एवरी स्टेट इन द इंडिया मेंशन इज आर्काइव इंडिपेंडेंटली। तो ये आर्काइव जो है गवर्नमेंट की फील्ड है, गवर्नमेंट का एक स्टोरेज लाइब्रेरी है। ओके, आर्काइव विद डिस्टिंक्ट पर्पस। अब डिस्टिंक्ट पर्पस देखते हैं इसका। द मेन ऑफिस ऑफ द नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द पुणे, महाराष्ट्र। It was established in 1964 as the media unit of the Ministry of Information and Broadcasting of Indian Government. It served 3 objectives. तो देखो कि एक आर्काइव है, इसमें ओल्ड फिल्म होती है, जो ओल्ड फिल्म है उसके डॉक्यूमेंट अगर हमें चेक करना है, उसके बारे में हमारे फ्यूचर जनरेशन को जानकारी लेना है, तो इसमें क्या किए जाते हैं, एक जो ओल्ड फिल्म के डॉक्यूमेंट है वो सब इसमें स्टोरेज करके रखे वाला है। और इसकी इस्टेब्लिश कब से हुई, 1964 से इसकी इस्टेब्लिश हुई। और ये कहाँ पर है, ये मेन है, ये एक नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल पुणे, ये पुणे में है, महाराष्ट्र में हमारे। ओके, इट वाज इस्टेब्लिश, इसकी जब इस्टेब्लिश कब हुई है तो 1964 में से इस्टेब्लिश हुई है। अब इसके देखते हैं हम 3 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से। फर्स्ट है टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडिया फिल्म एंड द प्रिजर्व एंड हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फ्यूचर जनरेशन। तो रेयर इंडिया मतलब जो इंडिया की जो ओल्ड फिल्में हैं उनका एक स्टोरेज करके इस आर्काइव में रखे वाला है, उसका प्रिजर्वेशन करके रखे वाला है। क्यों रखे वाला है कि बेनिफिट फ्यूचर जनरेशन को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए उसको क्या करके रखे वाला है, वहां पर प्रिजर्व करके रखे वाला है। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करते हैं देखते हैं। द कैटेगरीज
द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ फिल्म, तो फिल्म के कुछ कैटेगरी बनाई, जैसे कि महात्मा गांधी के कुछ स्पीच, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, लोकमान्य तिलक के, जो भी हमारे ग्रेटर फ्रीडम फाइटर है, और सोशल रिफॉर्मर है, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर है, उनके कुछ स्पीच, उनके डॉक्यूमेंट, ये भी क्या किए वाले हैं, इस आर्काइव में स्टोरेज करके रखे वाले हैं। ओल्ड फिल्म के डॉक्यूमेंट वो भी स्टोरेज करके रखे वाले हैं। फिर वो किसके ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड, साइंस के ऊपर डिपेंड, जिसके ऊपर डिपेंड है उसके अलग अलग उसके 3 पार्ट, उसके अलग अलग पार्ट बना के उसको स्टोरेज करके इसमें रखे वाले हैं। And create documentation and the catalogs and carry out research in the field. ओके, और उस फील्ड के ऊपर से हम रिसर्च कर सकते हैं, उन्होंने क्या क्या किया था, कैसे किया था, ओके, इसका कब इस्टेब्लिश हुआ था, उस डॉक्यूमेंट के थ्रू उसका प्रूफ लेकर हम हिस्ट्री बना सकते हैं। ओके, थर्ड है टू इस्टेब्लिश अ सेंटर फॉर डिसेमिनेशन ऑफ अ फिल्म कल्चर। तो ये देखो, डिसेमिनेशन ऑफ फिल्म कल्चर के लिए एक इस्टेब्लिश एक सेंटर ये बने वाला है इंडिया में, महाराष्ट्र के पुणे में। ओके, तो इस तरीके से ये जो लेसन है हमारा, लेसन नंबर 3, ये पूरे को पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेसन नंबर 3 पूरा डन हो गया है। अब इसके बाद हम लेसन नंबर 6 वाला स्टार्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री का लेसन नंबर 6। ओके, तो उसके पहले इसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूँ। इसमें पॉइंट थे, अप्लाइड हिस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज अप्लाइड हिस्ट्री। उसके बाद था उसमें अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन द वेरियस फील्ड, अप्लाइड हिस्ट्री एंड रिसर्च इन वेरियस फील्ड। इसमें क्या क्या वेरियस फील्ड थे, तो कितने फील्ड थे उसमें, फर्स्ट है फिलोसॉफी, सेकंड है साइंस, थर्ड है टेक्नोलॉजी, फोर्थ है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, फिफ्थ है मैनेजमेंट स्टडी, 6 है आर्ट, 7th है ह्यूमैनिटीज, और 3.3 का पॉइंट है हमारा अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट। आवर प्रेजेंट क्या है हमारा, अप्लाइड हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है ये मैंने बताया था। मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, इसमें कल्चर हेरिटेज उसके 2 टाइप है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको टेंजिबल कहते हैं। जिसे हम सुन सकते हैं सिर्फ, मगर उसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, उसे इंटेंजिबल कहते हैं, जैसे सॉन्ग, पोएम। ओके, तो ये हमारा डिटेल हुआ। नेचुरल हेरिटेज के बारे में हमने पढ़ा, हमारे कौन कौन से नेचुरल हेरिटेज है, उसको कैसे यूनेस्को की लिस्ट में उसका नेम जाता है, फिर उसको कौन कौन से हैं यहाँ पर मैंने सब बताए थे, उनके नेम, कब उनके इस्टेब्लिश हुआ था, कब से वो यूनेस्को की लिस्ट में गए हैं। ओके, और ये कैलाश टेम्पल वेरूर के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। एफिलिएटेड प्रोफेशनल फील्ड के बारे में मैंने सब बताया। यहाँ पर क्ले टैबलेट, जो क्ले मिट्टी से बने वाला होता है, उसके बारे में हमने जानकारी ली। इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बारे में जानकारी ली है। और अभी आर्काइव विद द डिस्ट्रिक्ट पर्पस, ये फिल्म के लिए है और डॉक्यूमेंट के लिए। ओके, अब इसमें क्वेश्चन कौन से राइट करना है वो देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन लर्न करके राइट करना है। सेकंड है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग, करेक्ट इट एंड रीराइट। ये भी 4 है, 4 के 4 भी राइट करना है और लर्न भी करना है। ये 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट, अप्लाइड हिस्ट्री और आर्काइव दोनों के बारे में भी जानकारी लो। जैसे मैंने अभी बताया आर्काइव के बारे में आपको बताना है क्या क्या है आर्काइव, अप्लाइड हिस्ट्री। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 25 to 30 वर्ड पूरा करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट चार्ट, ये 2 मार्क्स के लिए चार्ट आता है। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल क्या क्या है, उनके नेम लिखना है सिर्फ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिविंग रीजन, ये भी 2 क्वेश्चन आपको राइट करना है। राइट एलेबोरेट आंसर, ये भी पूरा लर्न करके राइट करना है। इसमें के कौन सा ही क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन लर्न करके पूरा राइट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।